संजय ने महक को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दिया। उसने महक को सुधांशु को फोन करके बुलाने के लिए कहा, लेकिन सुधांशु का फोन कवरेज क्षेत्र से बाहर था, जिस वजह से महक उसे कांटेक्ट नहीं कर पाई। सुधांशु से बात ना होने की वजह से महक भी अजीब कश्मकश में फंस चुकी थी। एक तरफ उसका दिमाग कह रहा था कि सुधांशु के यहां ना होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि वही मीरा को लेकर भागा था, लेकिन उसका दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था कि उसका भाई ऐसा कुछ कर सकता था। ऐसे ही पूरी रात बीत गई। पूरी रात महक की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। अगली सुबह जब वो हॉल में आ रही थी, तभी उसने सारंग विला के दरवाजे पर एक आदमी को खड़ा पाया और उस आदमी को देख महक की आंखें फटी की फटी रह गई। पापा, पापा यहाँ? महक तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और उसके पापा यानी शेखर अवस्थी की तरफ भागी। महक अपने पापा शेखर को यहाँ देखकर बहुत खुश थी। मृत्युंजय ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो उससे शादी नहीं करती तो वो उसके माँ बाप को मार देता। अपने पापा को बिल्कुल ठीक देखकर महक बहुत खुश थी। महक तुरंत शेखर के पास आकर उसके गले लग गई। पापा, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? महक को घबराया देख शेखर भी चौंक गए। उन्होंने ध्यान से महक का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे क्या होना है बेटा, लेकिन यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। तुम ठीक तो हो? तुम पूरी रात घर वापस क्यों नहीं लौटी? कहां थी तुम? और ये सब? शेखर अभी इससे आगे कुछ बोलते उससे पहले ही उनकी नजर महक की साड़ी, मांग में भरा सिंदूर और गले में पहने हुए मंगलसूत्र पर गई। शेखर की नजरों के पीछे पीछे महक की आंखें भी अपने गले में पहने हुए मंगलसूत्र पर चली गई। शेखर ने तुरंत महक से सवाल पूछा, ये सब क्या है महक? तुम्हारे गले में यह मंगलसूत्र और ये सिंदूर, ये सब चल क्या रहा है? कल पूरी रात तुम कहां थी? महक कोई जवाब देती उससे पहले ही पीछे से एक रौबदार आवाज गूंजी, अपने पति के साथ। शेखर की नजर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे मृत्युंजय पर गई, जो इस वक्त काफी डैशिंग लग रहा था। मृत्युंजय चलकर शेखर के पास आया और अपनी स्लीव ठीक करते हुए बोला, कल पूरी रात आपकी बेटी अपने पति के साथ थी। कल सुहाग रात थी तो उसे वही होना चाहिए था ना? शेखर को मृत्युंजय की बात सुन बड़ा झटका लगा था। मृत्युंजय महक के बराबर आकर खड़ा हो गया और उसने उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया। शेखर को अब धीरे धीरे कुछ कुछ समझ आ रहा था। वो महक को घूर रहे थे और जैसे आंखों ही आंखों में उससे सवाल कर रहे हो। पूरी सिचुएशन समझने के बाद मृत्युंजय ने कहा, मुझे यकीन है आप यही सोच रहे होंगे कि अचानक आपकी बेटी इतने बड़े घर की बहू कैसे बन गई, मेरी बीवी कैसे बन गई। लेकिन आपके ख्याली पुलाव को यही रोकने के लिए माफी चाहता हूं। ये इस घर में सिर्फ तब तक है जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती। वैसे आपको तो पता ही होगा, आपकी इस बेटी और प्यारे बेटे ने मिलकर मेरी बहन और होने वाली बीवी को शादी से भगाया था। इसी की सजा मिली है कल रात आपकी बेटी को। मृत्युंजय की बात सुन शेखर के होश उड़ गए। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी महक ऐसा कभी नहीं कर सकती। और सुधांशु, वो इन सबके बीच में कहां से आ गया? महक ने तुरंत शेखर से कहा, पापा, इन लोगों को गलतफहमी हो गई है कि इनकी बेटी मीरा को भगाने वाला हमारा सिद्धू है। प्लीज जल्दी से उसे यहां बुलाइए ताकि सच सामने आ जाए। महक की बात सुन शेखर को फिर एक और झटका लगा। क्या सुधांशु तुम्हारे साथ नहीं है? लेकिन वो तो कल रात से घर लौटा ही नहीं। मुझे लगा वो तुम्हारे साथ होगा। कब से उसका फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा है। शेखर की बात सुन महक घबरा गई। वहीं मृत्युंजय पीछे से बोला, आई न्यू इट, आई जस्ट न्यू इट। वो लड़का यहां इसीलिए नहीं है क्योंकि वो मेरी बहन को लेकर भागा है। खैर, उसे तो मेरे आदमी ढूंढ ही लेंगे, लेकिन मेरे पास इस फालतू ड्रामा के लिए वक्त नहीं है। जितना मर्जी चाहे उस भगौड़े को छुपा लो, लेकिन मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा, और जिस दिन वो मेरे हाथ लग गया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शेखर मृत्युंजय के गुस्से और उसके डर को समझ सकते थे, क्योंकि सवाल उसकी बहन का था। फिर भी उन्होंने मृत्युंजय से कहा, देखिए मिस्टर सारंग, मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही है। कल रात जब से महक गायब हुई तब से मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इन सब के पीछे मेरे बच्चों का कोई हाथ नहीं है, खासकर मेरी बेटी महक का तो बिल्कुल भी नहीं। माफी चाहता हूं, पर अब मैं उसे एक मिनट भी यहां नहीं रहने दे सकता। चलो महक, हम खुद सुधांशु को ढूंढ के उसे बेगुनाह साबित करेंगे।
शेखर ने महक का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगे, लेकिन मृत्युंजय ने महक का दूसरा हाथ पकड़ लिया और कहा, लगता है आपको सुनाई कम देता है। ये लड़की तब तक यहां से नहीं जा सकती जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती। मृत्युंजय की बदतमीजी देख शेखर को गुस्सा आने लगा। उन्होंने मृत्युंजय के हाथों से महक का हाथ छुड़ाया और कहा, इस तरह मेरी बेटी को यहां रोक के रखने का आपका कोई हक नहीं है मिस्टर सारंग। मैं आपसे वादा करता हूं कि सुधांशु के मिलते ही मैं खुद उसे आपके पास लेकर आऊंगा, लेकिन इन सब में महक का कोई कसूर नहीं है, इसीलिए वो यहां नहीं रहेगी। और अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन पुलिस की मदद लेनी होगी। शेखर की बात सुन मृत्युंजय पागलों की तरह हंसने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई चुटकुला सुनाया हो, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल बदल गए और उसने एक कदम शेखर की तरफ बढ़ाकर गुस्से में कहा, आप भूल रहे हैं कि मैं कौन हूं। मृत्युंजय सारंग नाम है मेरा। पुलिस और कानून मुझे नहीं रोक सकते। अगर मैंने कुछ तय कर लिया तो उसे भगवान के अलावा और कोई नहीं रोक सकता। और हां, जहां तक रही इस लड़की को रोकने के हक की बात, तो अब ये मेरी बीवी है और मेरा इस पर पूरा हक है, इसीलिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। मृत्युंजय की बात सुन शेखर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये कहा सुनी किसी भी वक्त हाथापाई में बदल सकती थी। उन दोनों के बीच मामला गर्म हो रहा था। ये देख महक ने बीच में आने की कोशिश की, लेकिन तभी निर्जला ने मृत्युंजय को बीच में टोक दिया। अगर महक तुम्हारी बीवी है तो उस नाते उसके पापा तुम्हारे ससुर हुए ना बेटा, और साथ में तुमसे बड़े भी। तुम्हें इस तरह अपने ससुर से बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें ऑफिस जाने के लिए अब देर नहीं हो रही। मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए। ये सारे घर के मामले हैं और इन्हें हम संभाल लेंगे। मृत्युंजय ने घूर कर निर्जला को देखा और फिर शेखर को देखकर कहा, ऐसा ही हो तो बेहतर है, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, ये लड़की मेरी इजाजत के बिना इस घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मृत्युंजय इतना कहकर वहां से निकल गया। उसके जाते ही निर्जला आगे आ गई और शेखर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भाई साहब, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हमें भी कुछ पता नहीं चला। जायज है, आपको महक की बहुत फिक्र हो रही होगी, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, महक यहाँ अकेली नहीं है। मैं उसकी सास नहीं बल्कि मां बन के हमेशा उसका साथ दूंगी। मैं और आप बेटी के माँ बाप हैं, इसीलिए अच्छे से समझ सकते हैं कि शादी कोई मजाक नहीं है। जानती हूँ जिस हालात में ये शादी हुई है, इसे अपनाना आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि अब आपकी बेटी इस परिवार की बहू और मृत्युंजय की बीवी है। और यही सच है। क्या माँ बाप होने के नाते हमें बच्चों के इस रिश्ते को संवारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? आप महक की चिंता मत कीजिए, मैं यहां पर महक का पूरा ख्याल रखूंगी। शेखर और निर्जला आपस में बात कर ही रहे थे, तभी महक मृत्युंजय के पीछे पीछे चली गई और उसने जाते हुए मृत्युंजय को रोककर कहा, इसका मतलब कल आपने मुझसे झूठ बोला था। आपने धोखे से मुझसे शादी की। पापा बिल्कुल ठीक है। आप जानते हैं कि वो मेरी कमजोरी है, इसलिए आपने। मृत्युंजय अचानक रुक गया और मुड़कर महक के होंठों पर उंगली रखकर बोला, झूठ, धोखा, लुक हू इज टॉकिंग। तुम्हारे मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते, लेकिन हाँ, झूठ को सच करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा, तो अगली बार मुझसे इस तरह बात मत करना। इतना कहकर मृत्युंजय जाकर कार में बैठ गया और वहां से निकल गया। यहां दूसरी तरफ घर के अंदर निर्जला ने शेखर को मना लिया था और उनकी खातिरदारी में लगी हुई थी, जिसे देख रचना का मुंह बन गया और वो वहां से अपने कमरे में चली गई। शेखर ने कुछ सोचकर निर्जला से कहा, आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूं बहन जी, वो दरअसल हमारे यहाँ शादी के बाद लड़की को पग फेरे के लिए अपने मायके जाना होता है, तो क्या महक को अपने साथ। भले ही शेखर ने इस रिश्ते को मान लिया था, लेकिन उन्हें महक को यहाँ अकेले छोड़ने में घबराहट हो रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मृत्युंजय के रवैये को देखकर मेरा मन महक को यहाँ अकेले छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल नहीं मान रहा है। अब बस यही रास्ता है अपनी बच्ची को साथ ले जाने का। उसी वक्त महक घर के अंदर आ रही थी। जैसे ही उसने ये सुना, वो चहक उठी। वो भी अपने घर जाकर अपने माँ बाप के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन शेखर की बात सुन निर्जला का चेहरा उतर गया। उन्होंने दबी हुई आवाज में जवाब दिया, माफ कीजिए भाई साहब, लेकिन इस बात का फैसला मैं नहीं कर सकती। मृत्युंजय से बिना पूछे
मैं महक को इस घर से बाहर नहीं जाने दे सकती। निर्जला की बात सुनकर शेखर और महक दोनों उदास हो गए, लेकिन तभी निर्जला ने कहा, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं मृत्युंजय से इस बारे में बात करूंगी। वो महक को पग फेरे के लिए जरूर लेकर आएगा। आप महक से बात कीजिए, मैं कुछ देर में आती हूँ। यहां दूसरी तरफ मृत्युंजय ऑफिस पहुंच चुका था। आते ही उसने राघव को अपने कैबिन में बुलाया। मृत्युंजय अकेले ही कैबिन में बैठा सोच रहा था। मीरा का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन शनाया, वो शादी छोड़कर क्यों गई? वो शादी अपनी मर्जी से छोड़कर गई थी या फिर उसे किसी ने? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे इस गुत्थी को जल्दी सुलझाना होगा। मृत्युंजय यही सब सोच रहा था कि तभी राघव कैबिन में आया। उसे देख मृत्युंजय ने कहा, कुबेर सुनवानी की कोई खबर? उस पर नजर रखना, वो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा। और हाँ, शनाया के बारे में पता लगाओ कि आखिर वो ऐन वक्त पर शादी छोड़कर क्यों चली गई। राघव सिर्फ हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला गया। मृत्युंजय ने अपने फोन पर एक मैसेज टाइप किया और किसी को भेज दिया और फिर से अपने काम में लग गया। दूसरी तरफ महक पर अपना गुस्सा निकालने के लिए रचना ने महक को पूरे घर की सफाई का काम थमा दिया था। सारा काम खत्म करने के बाद महक रात का खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। करीब 1-1.5 घंटे में महक ने बहुत सारा खाना बनाकर तैयार कर दिया था। वो मृत्युंजय के आने का इंतजार कर रही थी ताकि निर्जला उससे पग फेरे की रस्म के लिए बात कर सके। रात के करीब 8 बजे मृत्युंजय घर लौट आया था। मृत्युंजय की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसके माथे पर पसीना था और वो अपनी टाई ढीली करते हुए गहरी सांस लेने की कोशिश कर रहा था। आते ही उसने अपना बैग सोफे पर रखा। सर्वेंट ने उसे पानी दिया, जिसके बाद मृत्युंजय ने गहरी सांस ली। निर्जला इस वक्त हॉल में ही आ रही थी। मृत्युंजय को देख उन्हें पग फेरे की रस्म के लिए बात करने का यह सही मौका लगा, इसीलिए उन्होंने मृत्युंजय के आते ही कहा, अच्छा हुआ मृत्युंजय तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ कहना था। वो महक के पापा चाहते हैं कि कल महक उनके घर पग फेरे की रस्म के लिए जाए। वैसे शादी के बाद ये रस्म हमेशा होती है, तो क्या तुम महक को लेकर? मृत्युंजय ने बिना निर्जला की तरफ देखे ही कहा, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं उसे उसके फटीचर घर लेकर जा सकूं। हाँ, लेकिन अगर वो जाना चाहती है तो उसे ड्राइवर के साथ भेज दीजिएगा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मृत्युंजय की बात सुन महक और निर्जला दोनों ही बहुत खुश थी। मृत्युंजय भी अपने कमरे में चला गया और कुछ ही देर में चेंज करके बेड पर आकर लेट गया। रात के खाने का वक्त हो रहा था। सभी डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे, लेकिन अभी तक मृत्युंजय नहीं आया था, इसीलिए महक उसे बुलाने कमरे में चली गई। जब उसने कमरे में आकर देखा तो मृत्युंजय बेड पर लेटा हुआ था। महक ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। थोड़ी देर में सारा काम निपटाकर महक भी सोने चली गई। आज महक बहुत खुश थी। वो कल अपने मायके जो जाने वाली थी। अगली सुबह महक ने अपना सारा काम जल्दी से निपटा दिया था और अवस्थी निवास जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। जाने से पहले वो मृत्युंजय से बात करने के लिए कमरे में गई तो उसने देखा कि वो अभी भी सो रहा था। महक को ये काफी अजीब लगा। महक उसके पास गई तो देखा कि वो पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ था और उसका चेहरा भी कुछ ठीक। महक ने उसके सर पर हाथ रखकर देखा तो उसे तेज बुखार था। महक ने तुरंत सभी घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया। कुछ देर में सब मृत्युंजय के कमरे में थे। विकल्प यानी की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। तो आकर महक भी सोने चली गई। आज महक बहुत खुश थी। वो कल अपने मायके जो जाने वाली थी। अगली सुबह महक ने अपना सारा काम जल्दी से निपटा दिया था और अवस्थी निवास जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। जाने से पहले वो मृत्युंजय से बात करने के लिए कमरे में गई तो उसने देखा कि वो अभी भी सो रहा था। महक को ये काफी अजीब लगा। महक उसके पास गई तो देखा कि वो पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ था और उसका चेहरा भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। महक ने उसके सर पर हाथ रखकर देखा तो उसे तेज बुखार था। महक ने तुरंत सभी घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया। कुछ देर में सब मृत्युंजय के कमरे में थे। विकल्प यानी कि मृत्युंजय के भाई ने पहले ही उनके फैमिली डॉक्टर सक्सेना को फोन कर दिया था। कुछ देर में डॉक्टर घर आ चुके थे। उन्होंने मृत्युंजय को एग्जामिन किया और सबसे कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, लगता है बदलते मौसम की वजह से उसे वायरल इंफेक्शन हो गया है, इसीलिए बुखार आ गया है। वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ना आप ये दवाइयां उसे दे देना, उसे राहत मिलेगी। डॉक्टर की बात सुन सबने राहत की सांस ली और अपने अपने कमरे में चले गए। निर्जला ने जाते हुए महक से कहा, महक बेटा, तुम चाहो तो अपने मायके चली जाओ, हम सब यहाँ मृत्युंजय का ख्याल रखने के लिए हैं।
वैसे भी डॉक्टर ने कहा ना, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। महक ने एक नजर मृत्युंजय की तरफ देखा और फिर निर्जला से कहा, नहीं माँ, मैं इन्हें इसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। ये इस रिश्ते को नहीं मानते, पर मैं तो मानती हूँ। मैं माँ पापा से मिलने फिर कभी चली जाऊंगी। अभी मेरा इनके साथ रहना जरूरी है। निर्जला ने प्यार से महक के सर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। महक कुछ सोचकर नीचे किचन में गई और बाउल में ठंडा पानी और कुछ कपड़े की पट्टियां लेकर कमरे में वापस आ गई। महक ने पूरे दिन मृत्युंजय के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां की और उसका ख्याल रखा। शाम हो चुकी थी। महक ने मृत्युंजय का टेम्परेचर चेक किया, जो अब नॉर्मल था, जिसे देख महक को सुकून मिला। मृत्युंजय को भी होश आ गया था। उसने उठकर आसपास देखा तो महक उसके सिरहाने ही बैठी हुई थी। तभी उसका ध्यान टेबल पर रखे बाउल और पट्टियों पे गया, जिसे देख उसने पूछा, ये सब क्या है? महक ने डरते डरते जवाब दिया, तो दरअसल आपको सुबह बहुत तेज बुखार आ गया था, इसीलिए ठंडे पानी की पट्टियां। महक चुपचाप कमरे से बाहर जाने वाली थी, तभी मृत्युंजय ने कहा, रुको, तुम तो अपने घर जाने वाली थी ना आज? महक ने बिना मुड़े ही जवाब दिया, आपको इस हालत में छोड़कर जाने का मन नहीं किया, इसीलिए मैं यही रुक गई। माँ पापा से मिलने मैं फिर कभी चली जाऊंगी। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज लगा देना। महक की ये बात सुन मृत्युंजय को थोड़ा अच्छा लगा। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही महक वहां से चली गई। मृत्युंजय भी कुछ देर में नहाकर रेडी हो चुका था। वो नीचे महक से कुछ बात करने जा रहा था कि तभी उसे अचानक किसी का कॉल आया। कुछ ही देर में मृत्युंजय के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वो बोल पड़ा, व्हाट नॉनसेंस, इम्पॉसिबल। ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। उसने तुरंत कार की चाबी ली और घर पर बिना किसी को इन्फॉर्म किए ही वहां से निकल गया। वहीं जैसे ही मृत्युंजय सारंग विला से बाहर निकला, कुछ देर में वहां पर पुलिस आ गई। इस वक्त निर्जला, महक, रचना, पीतांबर और विकल्प बैठे हुए थे। पुलिस को वहां देखते ही पीतांबर यानी मृत्युंजय के चाचा ने उनसे पूछा, इंस्पेक्टर आप यहां? क्या आपको मीरा के बारे में कोई खबर मिली? इंस्पेक्टर ने सबसे कहा, नहीं, हमें मीरा सारंग के बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिली। हम यहाँ शनाया सुनवानी को किडनैप करने के जुर्म में महक सारंग को अरेस्ट करने आए हैं। इंस्पेक्टर की इस बात को सुन महक के साथ साथ पूरा घर चौंक गया। अचानक मृत्युंजय को किसका कॉल आया था? वो इतना परेशान होकर घर से क्यों निकला था? मृत्युंजय के जाने के तुरंत बाद पुलिस का आना कोई इत्तेफाक था या ये किसी की सोची समझी साजिश थी? स्टोरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।